पहले से वो लगातार उठाते रहे हैं, चाहे वो संसद में वो बातें कही हो उन्होंने, चाहे वो उन्होंने किन्हीं दूसरे मंचों पर कही हो। ये कौन सी बातें हैं जो फिर से एक बार दिखाई पड़ रहा है कि साबित हो रही हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की थी और प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री बताया था, कैसे ये साबित हो रहा है कि कमजोर प्रधानमंत्री हैं? ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं वोट चोरी की। वोट चोरी पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, चुनाव आयोग ने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन वही सफाई दी है जो पहले से वो देता रहा है। अभी भी ये इन जो उससे मांगे जा रहे हैं कि आखिर जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, आप उनकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन आयोग की सफाई अपनी जगह है, आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, ये सबको पता है। पर राहुल गांधी को जिस तरीके से दूसरे दलों का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है, इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर जिस तरह की एकजुटता देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के समर्थन में जिस तरह से उतर रही है, ये सारी चीजें बता रही हैं कि इसका इंपैक्ट किस तरीके से हो रहा है, आम जनता में किस तरीके से हो रहा है और ये चुनावी राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सर पर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें किस तरह से वहां लोगों का ध्यान खींचने और वोट जुटाने में है, उसकी भी बात करेंगे कि नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से, उनका जवाब देने जब भारतीय जनता पार्टी उतर रही है तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों है। जो वोट चोरी के मुद्दे पर अब बीजू जनता दल का सीधे तौर पर समर्थन मिला है और बीजेडी का यह कहना है, उड़ीसा की पार्टी है, लंबे समय तक वहां शासन किया है और उसका यह कहना है कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है। इसके अलावा और भी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने की मांग की है। अमलेदु जी, बीजू जनता दल जिस तरीके से इस बार वहां चुनाव हारी है, उसको भी लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, पचा नहीं पा रही है। कई बार शिकायत चुनाव आयोग में कर चुकी है और अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मुद्दे को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की बात कर रही है। ये एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, एक बड़ा बदलाव है, चूंकि बीजू जनता दल कांग्रेस का की सहयोगी नहीं है, इंडिया गठबंधन में शरीक नहीं है और आज उड़ीसा विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। खबर यह है कि बीजेडी उससे वॉकआउट भी करेगी, यानी कांग्रेस के साथ वहां भी वो मतलब जो राज्य की राजनीति उसमें नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी के मसले पर बीजेडी ने उनका खुला समर्थन किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की वहां वोटिंग से अनुपस्थित रहकर। इसके बावजूद अगर वो राहुल गांधी के वोट चोरी के मसले पर राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रही है और साफ तौर पर समर्थन करती हुई दिखाई पड़ती है, तो यह समझा जा सकता है कि यह मसला बहुत बड़ा बन चुका है और राहुल गांधी के इस वोट चोरी के मसले पर उनको एक लंबा समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बियॉन्ड द जाकर इंडिया गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन के बाहर भी उनको यह समर्थन मिल रहा है और यह आप समझ सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी राहुल गांधी का समर्थन दिखाया जा सकता है। चूंकि जब अमित शाह पहुंचे बिहार और उन्होंने पूछा कि राहुल बाबा यहां क्यों आए थे, तो जनता में से जवाब आया वोट चोरी के खिलाफ आए थे। तो यानी जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो भी ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है और राहुल गांधी सही मुद्दा उठा रहे हैं। ये अमित शाह की सभा में ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी आए थे, इसका मतलब वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। तो बीजू जनता दल के नेता हैं प्रसन्न अमलेदु जी, बिल्कुल ये सही बात है और गोवा में वहां पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है उसके नेता विजय सरदेसाई हैं, उन्होंने भी यही बात कही है और भी कई नेताओं ने, यानी जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है वो नेता भी। और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह से एकजुट लगातार बना हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, राहुल गांधी ने आज से 8 साल पहले
एक लाइन का छोटा सा एक ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अब वो ट्वीट फिर से याद किया जा रहा है और जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा था उनको कि ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वही मुद्दा फिर से एक बार सही साबित होता दिखाई पड़ रहा है। H1B वीजा जो होता है, भारत से पूरे दुनिया से लोग जाते हैं जो अमेरिका में काम करने के लिए, उसकी जो फीस लगती है कई गुना बढ़ा दी गई है। पहले करीब 6 लाख रुपए लगते थे, वो अब ट्रंप सरकार ने उसको बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दिया है, यानी मान सकते हैं लगभग 1 करोड़ रुपए। इतना कई गुना, यानी सीधे तौर पर यहां के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तकनीकी लोग हैं, आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, वो अब अमेरिका में जाकर काम करना उनका मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि जहां 6 लाख रुपए फीस लग रही थी वहां अब उनको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो उसको पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी के पुराने ट्वीट को उन्होंने ट्वीट किया है, जो 8 साल पहले राहुल गांधी ने लिखा था 5 जुलाई 2017 को कि इंडिया हैज अ वीक पीएम, यानी भारत में एक कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों है? उस समय की भी खबर थी कि H1B वीजा को लेकर, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के जो एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, यानी उन्होंने जिन मुद्दों पर ये बातें की थी, H1B वीजा का जिक्र तब भी किया था। और आज वो फीस जब इतनी बढ़ा दी गई है तो भारत से लोग किस तरीके से अब अमेरिका में जाकर काम करेंगे। और ट्रंप सरकार तमाम जो बाउंडेशन है, तमाम प्रतिबंध हैं, पहले से ही लगा रही है। 50% टैरिफ कर दिया गया है। बावजूद इसके जब एक शब्द भारत प्रधानमंत्री की तारीफ में बोल देते हैं तो फिर से उनके जो समर्थक लोग हैं वो उछलने लगते हैं। लेकिन यहां एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और 8 साल पहले का ये ट्वीट है अमलेंदु जी, और लिखा हुआ है पवन खेड़ा ने कि ही कॉल्ड इट आउट बैक इन 2017 एंड नथिंग हैज चेंज, इंडिया इज स्टिल स्टक विद अ वीक प्राइम मिनिस्टर, कि भारत अभी भी कमजोर प्रधानमंत्री है। बिल्कुल समीर जी, और ये जो राहुल गांधी का जो ट्वीट है ये 5 जुलाई 2017 का है, इंडिया हैज ए वीक पीएम। और ये उस समय की खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है और उसमें H1B वीजा जो है उस पर बातचीत नहीं होगी। और समीर जी, आपको याद होगा कि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ही इस H1B वीजा को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे थे और उसी समय घोषणा कर रहे थे कि हम इसको फीस बढ़ाएंगे। और उस समय उन्होंने नारा दिया था बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन, यानी अमेरिकन से खरीदो और अमेरिकन को ही नौकरी दो। और ये सीधा सीधा जो था अटैक जो था वो भारतीयों के ऊपर था, क्योंकि जो सिलिकॉन वैली कही जाती है अमेरिका की, जहां से तमाम जो है सॉफ्टवेयर और मतलब आईटी सेक्टर जो है वो फलता फूलता है, दुनिया पर राज करता है, उसमें सबसे ज्यादा दबदबा भारतीयों का है। तो उन भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय ट्रंप जो थे H1B वीजा की बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जा रहे थे, तो उनके जाने पे ये बात नहीं होगी, ये खबर उस समय आई थी। और आपको याद होगा कि इसके बाद ही नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका और जाकर उन्होंने हाउडी मोदी किया था और उसके बाद यहाँ नमस्ते ट्रंप कराया गया था। यानी अब ट्रंप की नीति भारत को लेकर उस समय भी स्पष्ट थी और नरेंद्र मोदी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं ये राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि आप जा रहे हैं और आप इस मसले पर ट्रंप से बात भी नहीं कर रहे हैं। और अभी भी यही बात देखने को आई है, जिस तरीके से भारतीयों को बेड़ियां पहनाकर और सेना के जहाज से भेज दिया गया, मालवाहक जहाज से भेजा गया, जिस तरीके से बेइज्जत करके भेजा गया, उससे साफ समझ में आया कि नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं और देश बहुत असुरक्षित हाथों में है। तो आज पवन खेड़ा ने यही ट्वीट किया है कि 8 साल बाद नरेंद्र मोदी फिर मतलब जो कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए और राहुल गांधी 8 साल बाद फिर सही साबित हुए। बिल्कुल अमलेंदु जी, जिसका जिक्र किया, एक भी शब्द उस पर नहीं बोले और बड़ी मुश्किल में जब प्रतिक्रिया आई तो उसको जस्टिफाई किया गया कि बिल्कुल सही किया है अमेरिका ने। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दावा करते रहे कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया, उस पर कुछ नहीं बोले। तो इन सारी चीजों पर
प्रतिरोध का, विरोध का एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जितनी जरूरत अमेरिका को भारत की है व्यापार के मामले में, उतनी ही जरूरत भारत की अमेरिका को भी है। बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, सरकार की तरफ से विरोध नहीं होता है, तो इसको क्या समझा जाए? क्या वही समझा जाए जो राहुल गांधी लिख रहे हैं और जो पवन खेड़ा ने जो ये बात कही है? तो बहुत सारे ये सवाल हैं जिस पर प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। राहुल गांधी की जो टिप्पणियां हैं अगर देखा जाए तो जो चाहे वो जीएसटी के बारे में कहा हो अमलेंदु जी, चाहे और भी किसी मुद्दे पर कहा हो, चाहे अडानी और अंबानी के बारे में कहा हो, सारी चीजें वो सही साबित होती दिखाई पड़ रही है। या फिर एसआईआर को लेकर अब चाहे ताजा तरीन हम देखें या वोट चोरी को लेकर किस तरीके से उनको जन समर्थन भी मिल रहा है और राजनीतिक दलों का भी समर्थन, जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ नहीं रही वो भी अब उनके साथ दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, उनके साथ वो पार्टियां भी दिखाई पड़ रही हैं और समर्थन लगातार राहुल गांधी का इस मसले पर बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी पर एक और बड़ी खबर है समीर जी, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। काफी बड़ी खबर है वो भी वोट चोरी के ऊपर। और एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग जो है वो बैकफुट पर काफी ज्यादा नजर आ रहा है, घिरता हुआ बहुत बुरी तरह नजर आ रहा है और राहुल गांधी के आरोपों के बाद वो स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है एक तरीके से राहुल गांधी के आरोपों को, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजू जनता दल ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चूंकि हम लोगों ने जैसी चर्चा की कि बीजू जनता दल इस समय शामिल नहीं है इंडिया गठबंधन में और राहुल गांधी के साथ में नहीं है, तो उसके जो नेता हैं बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष हैं प्रसन्ना आचार्य, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप है, चुनाव आयोग को इस आरोप का जवाब देना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में शक और संदेह रहेगा। चुनाव आयोग को राजनीतिक तरीके से जवाब देने के बजाय आरोपों का उचित जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने भी एक याचिका दायर की है क्योंकि हमें चुनाव के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन और वोटर लिस्ट की तैयारी पर संदेह है। यह कहना है बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य का। और वो कहते हैं कि देश के मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए चुनाव आयोग का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह इस पर स्पष्टीकरण दे। ऐसा ना करके अगर चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टी की तरह व्यवहार करता है और जवाब देता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, सुन लेते हैं प्रसन्न आचार्य को क्या कह रहे हैं। और प्रसन्न आचार्य बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष हैं। बीजू जनता दल कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करता था, यानी भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सहयोगी पार्टी रही। हालांकि बाद में अलग भी हो गई, लेकिन तमाम मुद्दों पर संसद में उसका समर्थन करती रही। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर सीधे तौर पर अब वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और राहुल गांधी के जो एफर्ट्स हैं उनका समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं प्रसन्न आचार्य क्या कह रहे हैं। No, see, Rahul ji is raising very serious issues, and that cannot be overlooked. And it is a serious allegation against the Election Commission, and Election Commission also has to properly reply to this allegation. Otherwise, the entire country will be in doubt and in suspicion. So I think the Election Commission, without retaliating in a political manner, should give a proper answer to the allegations of Rahul ji. BJD also has some objection regarding the vote discrepancy. Yeah, we have also filed a petition because we have also our doubt about the free and fair conduct of the election, about the free and fair preparation of the voter list. So if there is any doubt by any political party, it is the duty and responsibility of the Election Commission to clarify it properly. तो ये जिस तरीके से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर विपक्षी दलों का जो एक कह लीजिए कि विश्वास है वो कमजोर हो रहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है। और सीधे सीधे वही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित है। और क्या राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं और सही मुद्दे हैं, इसलिए उनका समर्थन किया जाना चाहिए। एक बड़ा डेवलपमेंट है अमलेंदु जी इस वोट चोरी को लेकर। जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया है, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है और पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी के।
हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है और एनडीए में भी सेंध लग गई है। जी हाँ। एनडीए के दल जो है धीरे धीरे वो राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मसले पर आ रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बात को अब सच मान रहे हैं कि हाँ, वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चूंकि अमित शाह की रैली में जिस तरीके से अमित शाह को जवाब दिया कि राहुल बाबा यहाँ क्यों आए हैं और ये कहा गया कि राहुल बाबा यहाँ जो है वो वोट चोरी के मसले पर आए हैं। राहुल गांधी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अलंद विधानसभा क्षेत्र का जो मसला उठाया था समीर जी, उसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जो वोट काटे गए वो अधिकांश वोट जो काटे गए वो वोट काटे गए दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, वंचितों के, ये वोट काटे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही है, वो भी हम सुन लेते हैं। हालांकि उनकी पुरानी बात है लेकिन वो सुनना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वोट काटे किसके जा रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की जो दुरभिसंधि है वो किस तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, वोट जो कटने वाले हैं उनमें ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े लोग हैं। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं। और वोट चोरी का ये मुद्दा अब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए के दल रहे, एनडीए के में शामिल पार्टियां भी सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख रही हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। किनके वोट कट रहे? माइनॉरिटी के वोट कट रहे, दलित के कट रहे, आदिवासियों के कट रहे, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन सरकार अलग है, वो मान रही। हम मनवाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं मानते तो हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो नहीं मानेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का और तमाम चीजें, तमाम एक्टिविटीज, गतिविधियां इस तरह की जा रही हैं कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे लोगों का ध्यान भटकना बड़ा मुश्किल है। वोट चोरी को लेकर अगर चुनाव आयोग कुछ इस तरह से सबूतों के आधार पर खारिज करे आरोपों को तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, हालांकि वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके आरोपों के जवाब उस तरीके से तथ्यात्मक रूप से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे आरोप लगाए गए हैं और तुरंत ही उस पर। और सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में दिखाई पड़ रही है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसको एक सीधे तौर पर खारिज करने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन जिस तरीके से अब जो राजनीतिक दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं और वो दल जो इंडिया गठबंधन में नहीं भी हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं, ये अब दिखा रहा है कि इस मुद्दे पर कितना बड़ा एक जन समर्थन तैयार हो रहा है पूरे देश में। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा जन समर्थन इस मुद्दे पर तैयार हो रहा है और बड़ा समर्थन राहुल गांधी की इस मुहिम को वोट चोरी के खिलाफ जो है समीर जी वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर पूछ लीजिए तो वो आपको कहता है वो मिल जाएगा वोट चोर गद्दी छोड़, यानी ये नारा जन जन तक पहुंच गया है और ये बात पहुंच गई है, राहुल गांधी इसमें सफल हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये बात जन जन तक पहुंच गई है और जनता को भरोसा हो गया है। चूंकि अभी जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं, जनता जिस तरीके की बात कर रही है उससे ये बात समीर साफ समझ में आ रही है। कांग्रेस के नेता हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि ये हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र मजबूत रहे और ये तभी संभव होगा जब सभी नागरिकोों का वोट डालने का अधिकार हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। कभी लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं, कभी दूसरे लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए जाते हैं। तो इसको लेकर जो है और जिस तरीके से बिहार में समीर जी एसआईआर की जा रही है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप क्यों वोट काटना चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्यों कहा कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे और अभी भी जिस तरीके से वहां कार्रवाई चल रही है उससे साफ तौर पर लगता है कि 2 से लेकर 3 करोड़ तक लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये बड़ा हमला जो है वो आम नागरिकों के ऊपर चुनाव आयोग करने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की शय पर। तो ये एक बड़ा
मसला बनता चला जी जाएगा। बिल्कुल। क्या कहा है अशोक गहलोत ने, उसको भी सुनते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इस जो राहुल गांधी की ये मुहिम है वोट चोरी के खिलाफ, ये क्यों है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है अगर इसके खिलाफ आवाज न उठाई गई तो। सुनते हैं अशोक गहलोत को। राहुल गांधी कह चुके हैं ये हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत रहे। वो तब रहेगा तब तमाम नागरिकों का वोट का अधिकार स्थायी रहे। कभी लोग कट जाते हैं नाम, ये लोग जुड़ जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइज वे में करने की बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जो राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने बहुत मेहनत करने के बाद में ये निकाले डाटा कर्नाटका के 1,02,50,000 वोटों का, कल जो बताया 6,000 से अधिक वोटों का। इलेक्शन कमीशन में अगर निष्पक्षता होती तो बहस में कभी नहीं पड़ता। मैंने कभी देखा नहीं इतिहास के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नेता से, जो सत्ता में हम पक्ष में थे, सत्ता पक्ष में हम थे, तो वाजपेयी जी, अडवाणी जी लगा के, मुलायम सिंह लगा के, कितने लोग जो थे विपक्ष में थे। कभी आज तक हिस्ट्री के अंदर कभी भी इलेक्शन कमीशन से उनसे इस प्रकार से सवाल जवाब किए क्या? आप एफिडेविट दो, आप अनावश्यक झूठे आरोप लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। और मैंने सुना है उनके बारे में कि जब वो मीडिया से बात करते हैं तो वो एक्टिंग करते हुए करते हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। ये बातें जब बाहर आती पब्लिक में संदेह पैदा होता है कि निष्पक्षता नहीं है इलेक्शन कमीशन में, और सरकार से दबाव में काम कर रहे होंगे, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जब आंकड़े दे के काम कोई बात करे नेता, वो एलओपी देश का, तो उसी सम्मान के साथ में उनको वापस जवाब देना चाहिए। तो ये बात बढ़ती नहीं। अब घर घर में बात पहुंच गई, वोट चोरी हो रही, क्योंकि पहले से ही ईवीएम में एक वर्ग ऐसा देश का है जिसको संदेह बना हुआ ही है कि ईवीएम में बेईमानी हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वीवीपैट लगाओ, जो सिर्फ आने लगी थी बाद में, कट के पड़ती है डब्बे के अंदर। तो वो क्यों कहा? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कन्विंस था ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी क्या होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो इश्यू बना हुआ है। अब जब ये बात वोट चोरी के सामने आई है, वोटर लिस्ट के सामने आई है, तो बड़ा एक मुद्दा बन गया देश के सामने। मैंने 50 लोगों से पूछा होगा कि आपके गांव तक क्या बात चल रही है। 50 लोगों ने कहा कि ये मुद्दा बन चुका है वोट चोरी का, और बहुत लोगों में चर्चा बनी हुई है। ये जो कुछ हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी अगर कहे कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ एलओपी के रूप में, तो अल्टीमेटली देश की जनता को, खुद को, मतदाताओं को आ जाना पड़ेगा। सभी वर्ग, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई जाति धर्म के लोग हो, सब आके आगे बात करेंगे, सरकार से चुनाव आयोग के सवाल पूछेंगे, तब जाकर के असली बात सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास में क्या आर्ग्यूमेंट है जवाब देने का। वो नौबत ये लाने दे नहीं रहे हैं। और कल 5-7 नेताओं को उतारे एक साथ में, बीजेपी नेताओं को, और तमाम लोग। तो ये जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बन गया है, अशोक गहलोत भी यही कह रहे हैं, और सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं वो विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को संतुष्ट करता है, जवाब देता है, जो आरोप लग रहे हैं उनको क्यों नहीं बताता कि आखिर ये आरोप सही है या गलत है। एक बार फिर दिखाएंगे, कल भी अभी ट्वीट किया चुनाव आयोग ने, लेकिन उसी बात को जो उसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया था कि वहां पर जो शिकायतें मिली थी उनके
खिलाफ FIR दर्ज कराई थी चुनाव आयोग ने ही, वहां के राज्य निर्वाचन आयोग ने। लेकिन सवाल यह है कि जो FIR दर्ज कराई गई उसकी जानकारी भी चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगातार राजनीतिक समर्थन ये बढ़ता जा रहा है राहुल गांधी को। और उड़ीसा में अमलेंदु जी जिस तरीके से इस बार हार हुई है, तो उड़ीसा में भी वहां बीजू जनता दल के लोगों को भी लगा कि NDA में शामिल होने के बावजूद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मजबूत स्थिति में जो पार्टी थी उसको भी किस तरीके से वहां से सत्ता से हटाने में हटा दिया एक तरीके से। बाकी और जगहों में तमाम राज्यों में चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जो भी उसकी सहयोगी पार्टियां थी वो सब लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो बीजू जनता दल को भी ये लग रहा है कि ये वोट चोरी भी इस पूरे मामले में एक बड़ा कारण है। उसको लेकर शिकायत भी की है बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग में। चुनावी प्रक्रिया में वहां कई सारे सवाल उठाए गए हैं और अब इस मुद्दे पर सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है बीजू जनता दल। और बीजू जनता दल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी नजर आती थी, पिछले दरवाजे से लगातार मदद करती थी। और अभी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले दरवाजे से बीजू जनता मदद ही की। लेकिन ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो अब ये राहुल गांधी का वोट चोरी के मसले पर समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। उधर गोवा की एक पार्टी जो है समीर जी, उसने भी जिस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन किया है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। और वो तो NDA की ही घटक दल है। तो वो क्या कौन से सरदेसाई हैं उनकी पार्टी है, विजय सरदेसाई की पार्टी जो है वो जो है, तो उसने भी चिंता व्यक्त की है वोट चोरी के मसले पर। गोवा फॉरवर्ड पार्टी और राहुल गांधी को एक तरीके से सही उन्होंने ठहराया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो NDA के अंदर भी बेचैनी इस वोट चोरी को लेकर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। इधर जिस तरीके से अब नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी धार रख रही है, उससे ये समझा जाता है कि नीतीश कुमार भी अब इस वोट चोरी के मसले पर खुलकर सामने आ सकते हैं। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जो चर्चा चल रही है तो उनकी पार्टी के अंदर भी काफी ज्यादा इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति है और विद्रोह के स्वर उनकी पार्टी से भी उठ रहे हैं कि इस मसले पर अगर ठीक से नहीं सुलझाया गया तो बीजेपी जनता दल यू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी वोट चोरी के जरिए। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है, पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी ये एक अलग मसला समझिए हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरा है, और चुनाव आयोग जो घिरा समीर जी, तो पहले ही राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको जो था वो इनकरेक्ट कहते हुए अपनी सफाई दी कि भाई हमने तो पहले ही FIR दर्ज करा दी थी और कोई वोट डिलीट नहीं हो सकता। कल रात में फिर दोबारा यानी राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया था ज्ञानेश कुमार को कि ज्ञानेश कुमार जी या तो आप CID को 7 दिन के अंदर सारे दस्तावेज सौंप दीजिए, वरना फिर आप जो है वो समझे जाएंगे कि आप वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो 7 दिन से पहले ही चुनाव आयोग ने फिर ये कहा है कि अपनी सफाई पेश की है और एक प्रेस विज्ञप्ति कल रात में जारी की समीर जी, करीब 9 बजे के आसपास वो विज्ञप्ति जारी हुई चुनाव आयोग की, और उसमें सफाई देने का काम किया गया है कि हम तो पहले ही कागज CID को सौंप चुके हैं। तो यानी राहुल गांधी ने जो 7 दिन का समय दिया था ज्ञानेश कुमार जी को, 7 दिन से पहले ही 2 दिन में ही चुनाव आयोग की सफाई उस पर आ गई है। तो वो हम दिखा सकते हैं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया, क्या उनकी प्रेस विज्ञप्ति है, वो अंग्रेजी में, तो आप हिंदी में इसको बता सकते हैं। उसने निर्वाचन आयोग ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बताया कि जनता का कोई भी सदस्य ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। यानी जो वोट डिलीशन का मामला है, 6000 से ज्यादा वोट जो हटाए गए, डिलीट किए गए आलंद में, उस पर यह जवाब है। और ऑनलाइन फॉर्म 7, निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 7 भरकर किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन केवल फॉर्म 7 जमा करने से प्रविष्टि अपने आप नहीं हट जाती। यह किसी भी व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाता है। आलंद में विलोपन के लिए यानी डिलीशन के लिए फॉर्म 7 में 6018 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे। सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन वास्तविक पाए गए, जबकि 5994 गलत पाए गए। 24 आवेदन स्वीकार किए गए और बाकी गलत आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में विलोपन आवेदनों की प्रामाणिकता पर संदेह होने पर एक जांच की गई और बाद में आलंद पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई।
वहां के जो निर्वाचन अधिकारी थे। और वहां कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 6 सितंबर 23 को जांच पूरी करने के लिए आयोग के पास उपलब्ध सभी जानकारी पुलिस अधीक्षक कलबुर्गी जिले को सौंप दी। साझा की गई जानकारी में आपत्ति करने वाले का विवरण, जैसे फॉर्म संदर्भ संख्या, एपिक नंबर, लॉगिन के लिए उपयोग किया गया मोबाइल नंबर इत्यादि, ये सारी चीजें, और आईपी एड्रेस, आवेदक का स्थान, इन सबको ये सारी जानकारी शेयर की गई थी। कर्नाटक जांच एजेंसी को निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं या मुख्य वहां पर, जिसमें कोई भी अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज शामिल हैं। रिकॉर्ड के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में बीजेपी और 2023 में कांग्रेस ने जीता था, ये बता रहे हैं। और बहुत सारी चीजें, यानी इसको लेकर अब महाराष्ट्र के बारे में भी उन्होंने कहा है कि 7,792 आवेदन प्राप्त हुए थे डिलीशन के। सत्यापन के बाद 6,861 आवेदन अमान्य पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में प्रामाणिकता होने पर वहां भी एफआईआर दर्ज कराई गई। यानी बता रहे हैं कि ये शिकायतें थी, यही बात कही थी, और ये कहा गया था कि जब आपको सीआईडी ने वहां के मांगे थे दस्तावेज तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि हमने वो दस्तावेज दिए हुए हैं। हाँ, तो लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 4 सितंबर 2025 को अभी आखिरी पत्र, जो 18वां पत्र सीआईडी ने लिखा है कि आप हमको दस्तावेज दीजिए, वो आपने दस्तावेज क्यों नहीं दिए, ये नहीं बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि 6 सितंबर 2023 को ही हमने ये कागज सौंप दिए थे। अब जो आपसे जानकारी मांगी जा रही है, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो जानकारी आप नहीं दे रहे, चूंकि उससे चोरियां पकड़ी जाएंगी। आपने तो बता दिया कि साहब वो मोबाइल नंबर दे दिया गया था, लेकिन वो क्या आईपी एड्रेस थे वो आपने नहीं दिए हैं। ये कहां से डिलीट हो रहे थे और किसके पास इसका एक्सेस था, ये जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। आरोप ये है समीर जी कि इसमें कोई इजराइल की कंपनी है, उसके जरिए ये काम बीजेपी करा रही थी। ये आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड वे में संगठित तरीके से काम हो रहा है, और ये पूरे देश भर में हो रहा है। ये सिर्फ आनंद विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है या सिर्फ राज्यों का मामला नहीं है, ये 2 जगह का तो चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये गड़बड़ियां हुई। और एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है तुलजापुर महाराष्ट्र की, जहां 1000 आवेदन जो थे वो 6 दिन में आए, और जब बीएलओ गया जांच करने के लिए, सबके सब फर्जी पाए गए, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये जब आपने ही एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप राहुल गांधी के आरोपों को इनकरेक्ट कैसे कह सकते हैं? ज्ञानेश कुमार जी, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ घपले हुए, और आपके ही लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। तो जब आपके ही लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, तो आप अब वो कागजात सीआईडी को क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब क्या, इसमें कोई फंस रहा है, जिसको बीजेपी बचाना चाहती है, जिसको चुनाव आयोग बचाना चाहता है? इसका मतलब राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर सीआईडी को सारे कागज उपलब्ध कराने चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी वो सारे कागज सीआईडी को उपलब्ध कराएं। ये बिल्कुल कागज उपलब्ध कराने चाहिए। और जो आखिरी पत्र जो दिया है उस पर क्या जवाब है, तो देखना यह है कि अब शायद 7 दिन जब के बीतने से पहले हो सकता है कि चुनाव आयोग अपनी सफाई दे। लेकिन जो सच्चाई ये है कि अगर ये सारी चीजें स्पष्ट कर देगा, तब फिर जो कहा गया था कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन फिर तो ये हाइड्रोजन बम जैसा हो ही जाएगा। और चूंकि चुनाव आयोग के पास दस्तावेज हैं नहीं, और उनमें कहीं ना कहीं इसमें जो सारी चीजें जो बताई गई हैं, आरोप लगे हैं, गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, वो सही साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं तो अब तक सारे दस्तावेज आ गए होते, क्योंकि कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सारी चीजें उपलब्ध कराना। खैर, यहां तो दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाएं, इसके लिए कानून तक बदल दिया गया। आपको याद होगा हरियाणा में जो वहां पर चुनाव से संबंधित जो दस्तावेज मांगे गए थे मतदान के समय। लेकिन अब इस मुद्दे पर जो चुनाव आयोग है घिरा नजर आ रहा है, और यह दिख रहा है कि आरोपों के जवाब उसके पास नहीं है। अब उड़ीसा में भी जिस तरीके से इसको लेकर एक सक्रियता बढ़ी है, एक तरफ बीजू जनता दल वहां पर राहुल गांधी के सीधे तौर पर समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस के भी विधायक हैं सागर चरण दास, उनको भी सुन लेते हैं कि यह मुद्दा किस तरीके से उड़ीसा में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और पूरे देश में बन गया है। चूंकि उड़ीसा में भी इससे पहले वहां पर नहीं महसूस हुआ होगा, क्योंकि वहां लगातार उनकी सरकारें बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति वहां न के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में अपने को पहुंचाई कि वहां पर सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। वहां भी अब कहा जा रहा है कि इसमें वोट चोरी जैसी प्रक्रियाओं का ही योगदान है, जिस वजह से वहां बीजेपी की अकेले दम पर सरकार बनी है। ये वहां के बीजू जनता दल के लोग कह रहे हैं, जो वहां
2 दशक से भी ज्यादा उन्होंने शासन किया। तो सुनते हैं कांग्रेस विधायक सागर चरण दास को क्या कह रहे हैं। देश के युवाओं के सामने हमारे पार्टी के नेता राहुल जी ने बीजेपी और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उनका चरित्र का और उन्होंने क्या देश के साथ, देश के मतदाताओं के साथ जो घोटाला किया है वो सबके सामने लेके आए हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जो युवाओं को समझनी चाहिए। जो सच्चाई सामने आई है, जिस हिसाब से इलेक्शन रिगिंग हो रही है, वोट चोरी हो रही है और देश में केवल एक ही नेता इस सच्चाई को लोगों के सामने ला रहा है, उनका हिम्मत का दाद देना चाहिए। और ये एक बहुत क्लियर संदेशा है कि राहुल जी देश के मतदाताओं के साथ हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मना कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। जी, सच्चाई अब पूरे जनता को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ओडिशा में भी ऐसा केसेस हैं, गंजाम में कुछ बूथ्स में ऐसा केसेस हैं, उसकी भी रिसर्च चल रही है पार्टी के अंदर। तो धीरे धीरे जैसा राहुल जी ने बोला कि अभी हाइड्रोजन बॉम्ब अभी लाना बाकी है, ये एक ट्रेलर है, तो अभी ये ट्रेलर है, आगे आप भी देख। तो ये ट्रेलर है और ओडिशा में भी कई जगहों पर वोट चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं सामने आनी चाहिए। अब ये सागर चरण दास हैं, ओडिशा में विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और बीजू जनता दल भी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। वहां पर जो सीधे तौर पर बीजू जनता दल के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। ये बड़ी उपलब्धि है इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहने की राहुल गांधी की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी एक मांग है और ये साफ तौर पर जो राहुल गांधी मांग उठा रहे हैं इसका काफ़ी ज़्यादा समर्थन समीर जी मिलता हुआ नज़र आ रहा है देश भर में। राहुल गांधी को ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो ये राहुल गांधी का समर्थन बढ़ रहा है और लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इसके जवाब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी तो आके दे रही है चुनाव आयोग के बचाव में, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके की बातें कर रहा है वो एक तरीके से स्वीकारोक्ति है कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप एकदम सही हैं। जी बिल्कुल, तो वोट चोरी के आरोपों पर लगातार घिरे हुए हैं। और इधर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत को झटके दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है और सरकार उन सारे मुद्दों पर खामोश दिखाई पड़ रही है। H1B वीजा जो यहाँ के तमाम पेशेवर वहां जाते हैं, काम करते हैं अमेरिका में, उसकी अभी तक फीस हुआ करती थी 6 लाख रुपए के करीब, वो बढ़ाकर अब 88 लाख रुपए कर दी गई है। और ये बड़ा झटका है यहां के पेशेवरों का जो अमेरिका जाते थे। इसको लेकर भी सरकार से अब सवाल पूछे जा रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि इस मुद्दे को उन्होंने 8 साल पहले 2017 में ही उठाया था और तब यह कहा था कि वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नहीं बात कर पाए इस मुद्दे पर और वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। आज फिर 8 साल के बाद वो कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि तब तो वो मजबूत प्रधानमंत्री थे क्योंकि अकेले दम पर उनके बीजेपी का बहुमत था, एनडीए के भी तमाम दल उनके साथ थे, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री वो कमजोर हैं, लेकिन कमजोर अपने को दिखाते नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन मनाया गया प्रायोजित तरीके से, तो यही बताने की कोशिश की गई कि बहुत मजबूत स्थिति में है। सारे सेलिब्रिटीज से बधाई संदेश दिलवाए गए, वो खबर भी हम लोगों ने आप तक पहुंचाई कि कैसे सबको टेक्स्ट लिखकर बताया गया कि किसको क्या अपने बधाई संदेश में कहना है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीजें किसी नेता की और नेतृत्वकर्ता की मजबूती को नहीं दिखाती है, बल्कि वो काम क्या कर रहा है, किस तरीके से वो देश की अर्थव्यवस्था को बना रहा है, दुनिया के तमाम देशों के साथ कैसे संबंध है, विदेश नीति क्या कर रही है, इससे उसकी मजबूती का पता चलता है। तो बड़ा सवाल उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कई सारे उन्होंने एक के बाद एक कई पॉइंट्स के जरिए ये पूछा है कि क्या मजबूत नेतृत्व इसी को कहते हैं। एक बार देखेंगे, एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन की बधाई के बाद मिले इन रिटर्न गिफ्ट से भारतीय लोग दुखी हैं। आपकी अब की बार ट्रंप सरकार की सरकार से मिले ये जन्मदिन के रिटर्न गिफ्ट्स, H1B वीजा पर सालाना $1 लाख फीस, इससे भारतीय टेक कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि 70% H1B वीजा होल्डर भारतीय हैं।
50% टैरिफ पहले ही लगा दिया गया है, जिसमें सिर्फ 10 सेक्टर भारत को 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हायर एक्ट भारतीय आउटसोर्सिंग को निशाना बनाता है। चाबहार पोर्ट पर छूट हटा दी गई, जो हमारे रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन से भारतीय सामान पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की गई है। ट्रंप ने हाल ही में कई बार दावा किया कि उनके दखल से भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। गले मिलना, खोखले नारे, कंसर्न लोगों से मोदी मोदी बुलवाना, यह विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति का मतलब है हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, भारत को पहले रखना और समझदारी और संतुलन से दोस्ती करना। इसे सिर्फ दिखावा नहीं बनाया जा सकता, जिससे हमारे लंबे समय के हितों को नुकसान हो। तो ये एक सारी बातें कही है कि ये सरकार कर क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, और जिस तरीके से एक के बाद एक भारत के खिलाफ फैसले ले रही है ट्रंप सरकार, उस पर सरकार बिल्कुल खामोश दिखाई पड़ रही है। और तमाम आरोप भारतीयों के साथ किस तरीके से अमेरिका ने भारत के लोगों को यहां पहुंचाया था, जो अवैध तरीके से अमेरिका गए हुए थे, अमानवीयता के साथ पहुंचाया, उस पर भी सरकार खामोश है। यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार की खामोशी का राज क्या है। क्यों ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कुछ भी नहीं कहते, जबकि वो एक के बाद एक इस तरह के फैसले। और अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट में प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी या प्रधानमंत्री को बर्थडे गिफ्ट कर दिया, उसके बाद फिर से ये खबरें आने लगी कि संबंध सुधर गए और हम फिर से अमेरिका को आग दिखाने लगे हैं। ये एक के बाद एक चाबहार पोर्ट पर इतना बड़ा फैसला ले लिया है, वहां लाखों अरबों रुपए भारत सरकार ने वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं। और अब यह है कि जिस तरह से रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ अब देना पड़ रहा है, वहां भी ईरान से हमारा व्यापार ना हो, उसके लिए ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। यानी भारत की पूरी जो संप्रभुता है, सीधे सीधे उस पर अटैक कर रहा है अमेरिका, लेकिन सरकार खामोश है। और यही सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर क्यों खामोश है सरकार, प्रधानमंत्री कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री कोई भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा निशाना जो है ये भारत की संप्रभुता पे है। और नरेंद्र मोदी का दोस्त जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार भारत के हितों पर सीधे सीधे हमले कर रहा है। और यहाँ प्रधानमंत्री बता रहे हैं ट्वीट करके कि भाई बहुत अच्छी दोस्ती है ट्रंप जी से और आपने और भारत को बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये रिटर्न गिफ्ट जो इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा सवाल उठाया कि आपके जन्मदिन का ये रिटर्न गिफ्ट जो है वो ट्रंप ने दिया है कि $1,000 जो है उसका कर दिया गया, H-1B वीजा का फीस कर दी गई, लगभग 88 लाख रुपए, जो अभी तक 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में हुआ करती थी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो हैं वो लोग होंगे। तेलंगाना कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं कोटा नीलिमा, उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधे सीधे सवाल पूछा है कि आप इसका समाधान खोजने में असफल क्यों रहे और क्या आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, कोटा नीलिमा का भी देखते हैं हम लोग ट्वीट, और अमलेंदु जी पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या है उन्होंने कि भारत के युवाओं, खासकर मेरे शहर हैदराबाद के युवाओं को H-1B वीजा फीस में $1 लाख की बढ़ोतरी से नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादातर भारतीय आवेदक तेलुगु भाषी राज्यों से हैं। शायद ये सवाल पूछना बेकार है, फिर भी डॉक्टर एस जयशंकर राजनयिक समाधान खोजने में क्यों असफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा कर सकते हैं, यह सवाल उन्होंने पूछा है। और यही नहीं, जब अभी इस पर 50% टैरिफ बढ़ाया गया अमलेंदु जी, उस पर भी आंध्र प्रदेश में, यहां तक कि उनकी सहयोगी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने सवाल उठाया है कि हमें 25,000 करोड़ रुपए का हर साल का हमें नुकसान हो रहा है आंध्र प्रदेश से, चूंकि बहुत सारी चीजों का, खासतौर से जो मछलियों का यहां से निर्यात होता है। लेकिन उन सारे मुद्दों पर सरकार खामोश है और सरकार जवाब नहीं दे रही है, और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, और अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। पहले H-1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 88 लाख रुपए हो गई है। ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के मौके कम होंगे, अमेरिका से भारत आने वाले पैसे में भी भारी कमी आएगी, भारत के IT प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में होंगी। यह खतरा इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि देश की बड़ी IT कंपनियां पहले से ही छंटनी कर रही हैं। साफ है, नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। तो ये एक बार बार ये चीजें हैं
कि क्यों इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती, अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे हैं इसको क्यों नहीं बताती, और जो कुछ ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों कर रहे हैं, और भारत सरकार चुपचाप उन सारे फैसलों को उनको बर्दाश्त कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार कि भाई ये क्यों इसको बर्दाश्त कर रही है। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि जो जैसा कि कहा राहुल गांधी ने कहा था कि एक कमजोर प्रधानमंत्री है, और 8 साल बाद वो फिर सच साबित हुआ, ये पवन खेड़ा का कहना है। तो साफ तौर पर ये दिखाई पड़ता है कि वास्तव में एक कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला हुआ है, जो सिर्फ ट्रंप के थपथपा देने से ही ट्रंप के सामने बिल्कुल बिछ बिछ जाता है और भारतीय हितों की एक तरीके से बिल्कुल जो है वो अवहेलना कर देता है, और केवल अपनी यारी दोस्ती जो वो निभाता है, भारत के हितों को नहीं निभाता है। ये साफ तौर पर समीर जी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारत के हितों के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए। ये साफ तौर पर साफ समझ में आता है समीर जी। तो अब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के चलते भारत को नुकसान हो रहा है, और नरेंद्र मोदी का दोस्त ट्रंप जो है वो भारत को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, और उसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर सवाल यह है कि सरकार उसको बहुत खामोशी के साथ देख रही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, चाहे वो टैरिफ बढ़ने का मामला हो। और इन सब के बीच अभी भी अमेरिका की शर्तों पर एक ट्रेड डील करने के लिए तैयार है सरकार, क्योंकि अब अमेरिका की शर्तों के पर ही और अचानक उस जो ट्रेड डील थी वो रुक गई थी, लेकिन वो फिर से रिज्यूम होने की तरफ बढ़ रही है। आखिर क्यों? और उसमें भी उस ट्रेड डील में जो व्यापार संधि होनी है भारत के साथ, व्यापार वार्ता, उसमें क्या भारत के हितों को ये प्रमुखता दी जाएगी या फिर अमेरिका अपनी शर्तों पर करेगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो और जब अगर व्यापार डील करनी है तो टैरिफ को लेकर क्यों बात नहीं की जा रही है? दुनिया के तमाम देशों ने बात की है, लेकिन सरकार यहां पर अमेरिकी दबाव के आगे हर जगह झुकती दिखाई पड़ रही है। जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर मुद्दे पर, चाहे वो भारतीयों को यहां भेजने का मसला हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का ये बार बार का एक दावा करना कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है, यानी मध्यस्थता की है, यानी वो इस मुद्दे पर एक तीसरा पक्ष बने हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मामला द्विपक्षीय है। इन सारे मुद्दों पर एक भी बार प्रधानमंत्री ने टिप्पणी नहीं की, जबकि उस पर सवाल उठे और बाकायदा संसद में चर्चा भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो अब ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि भाई आखिर क्या ऐसी बात है कि वो हमारे ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगा रहे हैं और हम खामोशी के साथ उन प्रतिबंधों को झेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो है वो काम जो है वो कर रही है, मतलब बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है। और वोट चोरी पर समीर जी राहुल गांधी की अभी एक और बाइट आ गई है, और राहुल गांधी इस समय केरल में हैं, और वहां जो है वो वोट चोरी को लेकर क्या जवाब दे रहे हैं ये हम लोग अभी सुन सकते हैं। बिल्कुल 30 सेकंड पहले ही राहुल गांधी की ये बाइट आई है समीर जी। जी बिल्कुल, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और ये केरल में और वायनाड में हैं, वहां पर उन्होंने सवाल पूछा गया उनसे वोट चोरी को लेकर, तो क्या कहा है। और राहुल गांधी एक बात, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कभी उनसे पीछे नहीं हटे हैं, और देखा गया है कि उन सारे आरोपों में सच्चाई, चाहे वो जिस भी मुद्दे पर लगातार संसद में उठाते रहे, दूसरे फोरम्स में, चुनाव अभियान में उठाते रहे, और वो सारी चीजें सही दिखाई पड़ी। और अब तो सरकार अपने उन फैसलों को पलटने भी लगी है जो मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे हैं। जीएसटी का हम लोगों ने देखा कैसे उस पर हालांकि पूरी तरीके से नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर चीजों पर उन बातों को स्वीकार किया है जिन बातों पर विपक्ष आपत्ति करता था, और राहुल गांधी ने इसका नाम ही रख दिया था जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी का नाम। खैर, सुन लेते हैं वोट चोरी पर अभी क्या कहा है केरल में राहुल गांधी ने। There is a rethink about from the GEC. See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof. Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information
that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And it is, this is not my statement, this is a fact, it's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura, we've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay, there are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constituency. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof, I'm not saying anything without proof, and we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. Is it something about Varanasi? That is for you to guess, that is for you to speculate. I will do my job, I will deliver on my job. Thank you. तो मैं ये करता रहूंगा। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं और हमने बताया है कि कैसे हुआ, अगर हम गलत है तो वो बताया जाए, हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और ये अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटे हैं राहुल गांधी, और तथ्यों के आधार पर जो मुद्दे लाए हैं हमेशा वो सही साबित करते आए हैं अपने को। हाँ बिल्कुल, हमेशा सही साबित करते आए। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है, H1B वीजा को लेकर जुलाई 2017 में राहुल गांधी ने कहा था, वो आज सच साबित हो गया है। इसी तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी जो उनकी बाइट थी उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इसे इस तरह दिखाएंगे कि भारत में कोई भी ये ना कहे, किसी को भी ये शंका ना रहे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव नहीं जीते हैं। हम एक ऐसा सच सामने रखेंगे जो स्थिति की पूरी सच्चाई को उजागर कर देगा। हमारे पास जो हम कह रहे हैं उसके पुख्ता सबूत हैं, और जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वह पूरी तरह सच है। कर्नाटक में सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी ने उन फोन नंबरों की जानकारी मांगी है जिनका इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया गया। ज्ञानेश कुमार सीईसी है, सीईसी वह जानकारी नहीं दे रहे हैं जो कर्नाटक सीआईडी मांग रही है। सीईसी के खिलाफ इससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता। पुलिस जानकारी मांग रही है और चुनाव आयुक्त नहीं दे रहे। हम इसे इस तरह दिखाएंगे कि भारत में कोई ये ना कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके चुनाव नहीं जीता। हम एक ऐसा सच सामने रखेंगे जो स्थिति की पूरी सच्चाई को उजागर कर देगा। हमारे पास जो हम कह रहे हैं उसके पुख्ता सबूत हैं, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है। समीर जी बिल्कुल, इसको लेकर कि हमारे पास सबूत है, पुख्ता सबूत हैं, तब हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है जिससे ये पता लग जाएगा किस तरीके से पूरे सिस्टम को कैसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़े आरोप हैं और चूंकि पुख्ता सबूत हैं, सबूतों के आधार पर ये आरोप लग रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है उन राजनीतिक दलों का भी जो राहुल गांधी की पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं शामिल है, और बराबर मिल रहा है। और सीधे कहा जा रहा है कि वो नेतृत्व करें, सारे लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे, वो चाहे बीजू जनता दल हो या फिर और भी पार्टियां हों। और इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से सड़कों पर भी उतरे हैं एसआईआर और वोट चोरी का वोटर अधिकार यात्रा, उसको भी देखा जाए तो बिहार में किस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा वहां पर सफल रही है, आम लोग किस तरीके से जुड़े हैं, और लोगों ने खुद ये बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। जितनी अभी तो महादेवपुरा का उस समय उन्होंने पूरी जानकारी दी थी इन्वेस्टिगेट करके, इस पूरा बिहार में ये सारी चीजें, वहां भी चुनाव में ये सब दिखाई पड़ा है। और ये केवल 1-2 सीट का नहीं, हालांकि ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कि केवल 1 सीट या 2 सीट का नहीं है, पूरे देश में तमाम जगहों पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और कई जगहों की छानबीन अब की जा चुकी है। अब जिस हाइड्रोजन बम की चर्चा हो रही है, अगर वो सही हो तो फिर वो तो वाराणसी की सीट है, लोकसभा सीट, कि वहां किस तरीके से एक वोट चोरी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है और वहां से वो लोकसभा के सांसद बने हैं। लेकिन अमलेंदु जी, बिहार चुनाव से पहले ये सारी चीजें बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए हैं, और जिस तरह समर्थन मिला, और जब भी आपने जो कहा जो कि एनडीए के भीतर भी, जेडीयू में भी ये लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है और बीजेपी उसको भी कहीं एक बड़ा झटका देने की तैयारी में तो नहीं है।
हाँ, हो सकता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भटकाने की कोशिशें कर रही है और बिहार में चुनाव के समय, हालांकि बहुत सारी उसके जो चुनावी एजेंडा होता है उसमें धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होना रहता है, लेकिन अचानक किसी जगह से अगर धार्मिक प्रेम उमड़ने लगे तो यह भी सोचने वाली बात होती है। आजकल सारी धार्मिक चीजें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं बिहार की ओर, चाहे वो सीतामढ़ी के विकास की बात हो, चाहे और मुद्दे हो। ताजा तरीन भी अभी है कि प्रधानमंत्री गया भी जाने वाले हैं, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री गया जाने वाले हैं और आज गया जी पहुंच गई हैं राष्ट्रपति जी। तो सारे लोग गया जी क्यों जा रहे हैं भाई, सारे वीवीआईपी, राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति का, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति का भी एक कार्यक्रम बन जाएगा। प्रधानमंत्री भी जाएंगे, राष्ट्रपति पहुंच गई हैं, गृह मंत्री हो ही आए हैं, तो सब लोग, अंबानी भी शायद पहुंच रहे हैं। हाँ, पहुंच रहे हैं, खबर आ रही है। लेकिन एक बड़ी चर्चा है समीर जी, दो लोगों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई नहीं दी, एक तो गौतम अडानी ने और दूसरी मोहन भागवत ने, ये भी चर्चा है। लेकिन कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भोंपू मीडिया जो है समीर जी, ये यासीन मलिक के एक हलफनामे को लेकर जो उछल कूद मचा रहा था, अब वो उल्टा पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। यासीन मलिक जो जेकेएलएफ के नेता रहे, अलगाववादी नेता हैं, और अब हालांकि वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, लेकिन वो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने एक दिल में एक हलफनामा दिया और उस हलफनामे के जो अब अंश आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। हलफनामे में जो लिखा है उन्होंने, और लिखा है मलिक ने कि आरएसएस नेतृत्व ने मुझसे दूरी बनाए रखने या मुझसे बिल्कुल बात ना करने के बजाय सीधे मुझसे बातचीत करने का फैसला लिया। और उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष एडमिरल के.एन. सूरी के घर बार-बार मिलने के निमंत्रण का भी जिक्र किया, जो कि एक आरएसएस से जुड़ा हुआ थिंक टैंक है। और मलिक ने लिखा है अपने हलफनामे में कि एडमिरल सूरी मुझे कई बार नई दिल्ली में अपने घर पर लंच के लिए और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुलाते थे। एक अन्य कश्मीरी पंडित नेता सुरेंद्र अमरधर, जिन्हें वे आरएसएस से जुड़ा बताते हैं, इसी उद्देश्य श्रीनगर में मलिक के घर आए थे और दो शंकराचार्यों से भी यासीन मलिक की मुलाकातें हुई। यासीन मलिक ने बताया है कि श्रीनगर में उनके घर पर दो शंकराचार्य जो प्रमुख प्रभावशाली हिंदू मठों के प्रमुख हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार आए और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये बड़ी बातें जो उन्होंने इसको लेकर कही हैं, और ये उन्होंने मतलब जिस तरीके से सब बातें कही हैं आरएसएस के साथ जो अपने संबंध बताए हैं, ये बड़े ज्यादा सवाल करने वाला अब है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो यहाँ भी घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से समीर जी नजर आ रही है। जी इधर राहुल गांधी आज जब केरल में हैं, तो समीर जी देखिए कि राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से हमला करते हैं। केरल में सीधे सीधे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस जो है आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने पी विजयन को लेकर जो बात कही है वो बड़ी गंभीर बात कही है, वो हम लोग सुन सकते हैं। उनका कहना है कि चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो काफी मिलनसार और सभ्य हैं, तो इसलिए हम यहाँ एक लोकतांत्रिक परिवेश में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है समीर जी कि सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ी थी वायनाड। उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अभी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा। दोनों आमने सामने रहते हैं, सरकारें वहां इन्हीं की बनती बिगड़ रही हैं, चाहे एक बार यूडीएफ आ जाता है, एक बार एलडीएफ आ जाता है। लेकिन अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता वहां के मुख्यमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। इसको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है केरल के मुख्यमंत्री के लिए, वहां की सरकार के लिए, और वहां तारीफ की है। यानी विपक्ष के नेता, तो राजनीति में जो बात अक्सर होती है कि राजनीति में जो वैचारिक विरोध होता है वो व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है, जो आजकल की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने वहां केरल के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा है। जो केरल में यूडीएफ है, वो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो विरोधी पक्ष है कांग्रेस पार्टी का। നിങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും കഷ്ടതയുള്ള സമയത്ത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So this is something that I will never forget my whole life. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ബന്ധം. Priyanka ji said about Oman Chandy ji, in whose name we are inaugurating this hall. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിലാണ്. That he was a humble person.
പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വളരെ വിനയാന്വിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Chief Minister of Kerala was a humble person. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വിനയാന്വിതനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. And you might meet other leaders from all levels who get a little bit of power and they become arrogant. നിങ്ങൾ പല നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു അധികാര സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയതായ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന, അധികാരത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ, നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. There are very senior leaders in India at the national level who have no humility whatsoever. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകും, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹാനുഭൂതിയും ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്ന നേതാക്കന്മാർ. But what is it that made Oommen Chandy ji humble? പക്ഷേ എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു വിനയാനുഗ്രഹം നിലനിർത്തിയത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. It was the connection he had with the तो वहां के किस तरीके से कि ताकत पाकर बहुत सारे लोगों में अहंकार आ जाता है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री वो कितने हम्बल हैं, कितने विनम्र हैं, ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, तो ये एक तरह से कहा जाए कि इस राजनीति में ऐसी बातें अब दुर्लभ हो गई हैं। तो ये स्वच्छ राजनीति जिसे कहा जा सकता है, उसकी तरफ ये बढ़ते हुए कदम है। और जो राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केरल के मुख्यमंत्री एक विनम्र व्यक्ति हैं। अन्य नेता चाहे वे किसी भी स्तर के हों, थोड़ी सी भी शक्ति पाकर अहंकारी हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनमें जरा भी विनम्रता नहीं है। ये किसकी तरफ इशारा आप समझ सकते हैं। पूरे देश में लोकतांत्रिक स्थान बंद कर दिए गए हैं और मुझे सचमुच खुशी है कि हम यहाँ एक लोकतांत्रिक स्थान का उद्घाटन कर रहे हैं। तो चूंकि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों केरल में हैं और केरल में जो है वहाँ पे वो ओमन चांडी स्मारक सभागार जो है उसका उद्घाटन किया है। वहाँ उन्होंने जाकर ओमन चांडी जो कांग्रेस के वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पे ये सभागार है, तो उस कार्यक्रम में बोल रहे थे राहुल गांधी। समीर जी बिल्कुल, तो ये राजनीति में वैचारिक मतभेद होते हैं लेकिन व्यक्तिगत नहीं। लेकिन आजकल की राजनीति में व्यक्तिगत मतभेद ही नहीं बल्कि दुश्मनी के स्तर तक के मतभेद दिखाई पड़ते हैं। पर जो उदाहरण राहुल गांधी ने पेश किया केरल में, वही राजनीतिक परंपरा रही है भारत की। यहाँ चाहे विपक्ष में, सत्ता में कोई रहे, विपक्ष में कोई रहे, लेकिन एक मर्यादा बनी रहती है। पर उस मर्यादा को अब तार तार किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा वो असर हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, और न केवल नेताओं के भीतर, नेताओं के बीच, बल्कि नेताओं के समर्थकों के बीच भी। लेकिन केरल में यह चीज बनी हुई है और विपक्ष के नेता जब सत्ता पक्ष की तारीफ कर रहे हैं इस मामले में, बाकी वैचारिक मतभेद और वहां पर सरकार के क्रियाकलापों को लेकर वहां आलोचना होती रहती है। लेकिन जो व्यक्तिगत स्तर पर उनकी प्रशंसा अगर हो रही है तो इसका मतलब कि राजनीति का जो स्तर है अभी भी वहां अन्य जगहों की तुलना में बहुत बेहतर है। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आयोग वोट चोरी के मामले में घिरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति, खासकर अमेरिका को लेकर, अमेरिका बार बार भारत को झटके दे रहा है, सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, उसको लेकर अब सरकार एक बार फिर घिरी नजर आ रही है। ताबड़तोड़ 2 बड़े फैसले किए, H1B वीजा की फीस बढ़ाना और चाबहार बंदरगाह जो पोर्ट है ईरान में, जहां भारत ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीजें अब सरकार को एक नए सिरे से घेर रही हैं। सरकार का क्या जवाब आता है, और इधर चुनाव आयोग क्या 1 हफ्ता बीतने तक स्पष्टीकरण देता है, उन सवालों का जवाब देता है जो राहुल गांधी ने उठाए हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।